हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर है हेमचंद्र विक्रमादित्य उर्फ हेमू। आज हम आपको एक ऐसे शासक की कहानी सुनाने वाले हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम सा हो गया। इतिहास की किताबें खंगालने पर भी हमें हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में ज़्यादा पता नहीं लग पाता है। हमने थोड़ा सा इतिहास की फाइलों को खंगालने की कोशिश की और जो कुछ भी थोड़ा सा ज्ञान हमको इनके बारे में मिल पाया वो हम आज आपको सामने बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य या कहें हेमू का जन्म राजस्थान के अलवर में हुआ था। इनकी कार्यस्थली कुछ समय के लिए हरियाणा रही। उसके बाद यह बंगाल चले गए। पैसे से यह एक व्यापारी थे और यह एक अच्छे या कुशल योद्धा भी थे। बचपन से ही इन्हें युद्ध की क्रियाओं में भाग लेने का बड़ा शौक था। ये अच्छे तीरंदाज तलवारबाज भी थे। बंगाल में जब ये नमक का व्यापार कर रहे थे तो अपनी युद्ध कला के चलते हुए काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे। इनकी प्रसिद्धता आदिल शाह जो कि बंगाल के शासक थे उस समय के कानों तक पहुंची और उन्होंने इन्हें अपने यहाँ अपना वजीर नियुक्त कर दिया। जल्दी ही अपनी कार्यकुशलता और युद्ध कुशलता के कारण ये आदिल शाह के फेवरेट बन गए। वह इन पर आंख बंद कर विश्वास करने लगे। यह नमक का व्यापार भी करते थे और एक अच्छे खासे योद्धा भी थे। जिस समय ये वहाँ पर मौजूद थे उस समय दिल्ली की गद्दी खाली होने वाली थी, क्योंकि 1555 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और दिल्ली की गद्दी खाली हो जाती है। उस समय अकबर 13 वर्ष के थे। 13 वर्ष की आयु थी उनकी और वह दिल्ली पहुंचने वाले थे। इस स्थिति में हेमचंद्र ने सोचा कि क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। उन्होंने आदिल शाह से कहा कि क्यों ना हमें दिल्ली पर आक्रमण करके उसको जीत लेना चाहिए और अपने शासन के अंदर उसे लाना चाहिए। आदिल शाह ने हेमू से कहा कि आप एक अच्छे योद्धा हैं, मैं आपको हर तरह की सुविधा दूंगा, अर्थात सेना भी दूंगा और पैसा भी दूंगा, लेकिन मैं स्वयं आपके साथ दिल्ली नहीं चलूंगा। अगर आप दिल्ली जीत लेते हैं तो दिल्ली आपकी, और अगर आप हार जाते हैं तो जो होगा आपके संग वो आपका, मेरा इसमें कुछ भी नहीं होगा। हेमू समझ जाते हैं कि यह हमारे साथ नहीं चलेंगे। वह हाँ कर देते हैं। वह लाव लश्कर लेकर आदिल शाह से सेना लेकर और काफ़ी रुपया पैसा लेकर दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए चल देते हैं। सेना काफ़ी बड़ी थी और बीच बीच में छोटी मोटी रियासतें भी हेमचंद्र का साथ देने के लिए इनके साथ चल देती हैं। ये सबसे पहले मुगल सल्तनत में आगरा पर हमला करते हैं और एक दिन में ही आगरा को जीत लिया जाता है। यह खबर अकबर को पता लगती है। अकबर बच्चा होता है और वह अपने बाबा यानी कि जो उनके पालन पोषण करता थे बैरम खां, उनसे कहता है क्या करना चाहिए। तो बैरम खां कहते हैं कि हमें जल्दी निकलना चाहिए। यह उस समय कालानौर गुरदासपुर पंजाब में थे। दोनों लोग अपनी सेना लेकर निकलते हैं। इसके बाद हेमचंद्र दिल्ली पर हमला करते हैं और दिल्ली जीत लेते हैं। वहाँ से मुगलों को निकाल दिया जाता है और एक नए शासक के रूप में हेमचंद्र सिंहासन पर विराजमान होते हैं। दिल्ली जीतने के बाद वह पूरे भारत के इतिहास में 14वीं बार विक्रमादित्य की उपाधि लेते हैं और मध्यकालीन भारत में हेमू
एकमात्र ऐसा शासक बन जाता है जो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और वह हिंदू शासक के रूप में लोकप्रिय होता है। लेकिन यह जो गद्दी थी वो क्षणिक समय के लिए थी, क्योंकि उसके बाद पूरा अपना लाव लश्कर लेकर अकबर और बैरम खां आ जाते हैं और दोनों की सेनाओं का मुकाबला पानीपत में होता है। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध प्रारंभ हो जाता है। हेमचंद्र काफी कुशलता से लड़ता है और मुकाबला लगभग एक तरफा होने लगता है। अकबर चिंतित हो जाता है क्योंकि उसकी सेना हार रही होती है। बैरम खां को भी लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, हम लोग हारने वाले हैं। हेमचंद्र को भी लगता है कि अब हम लोग जीत जाएंगे। हेमचंद्र हाथी पर बैठा हुआ था। वह हाथी पर इसलिए बैठा था ताकि पूरी सेना पर निगाह रख सके, क्योंकि कहीं भी अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो वहां पर, जैसे कि हेमचंद्र ने अपनी सेना को कई टुकड़ियों में बांट रखा था, जिस टुकड़ी या जो टुकड़ी कमजोर होती थी वहां पर वो एक नई टुकड़ी को भेज देता था और ये काफी अच्छी रणनीति थी। पूरे युद्ध पर उसकी निगाह थी। लेकिन समस्या ये थी कि हेमचंद्र हाथी पर बैठा था और हाथी पर बैठे व्यक्ति को हर तरफ से देखा जा सकता है और हर तरफ से हमला किया जा सकता है। बैरम खां ने देखा कि हेमू हाथी पर बैठा हुआ है और उसको ये एक अच्छा मौका लगा। उसने अपने तीरंदाज चारों तरफ भेज दिए, चारों दिशाओं की तरफ भेज दिए और हेमू को घेरने के लिए कहा और ये कहा कि आप किसी भी व्यक्ति को नहीं मारेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप अपना निशाना हेमू पर लगाइए। तो जैसा बैरम खां ने कहा वैसा ही सैनिक करते हैं और चारों तरफ से तीरों की बौछार होने लगती है। उसमें से एक तीर हेमचंद्र की आंख में लगता है और हेमचंद्र हाथी से नीचे गिर पड़ता है और बुरी तरह जख्मी हो जाता है। यह देखकर सेना में भगदड़ मच जाती है और जो युद्ध हेमू जीत रहा था वह हार जाता है। अब युद्ध हेमचंद्र पूर्ण रूप से हार चुका था। हेमचंद्र को बंदी बनाकर अकबर के समक्ष पेश किया गया। अकबर ने देखा कि हेमचंद्र पूरी तरह से लहूलुहान है, आंख में तीर फंसा हुआ है और वह जख्मी है और दर्द से कराह रहा है। बैरम खां ने अकबर से कहा कि ये रहा आपका शत्रु, आप इसका गला काट दीजिए। अकबर कहता है कि नहीं, ये हमारा शत्रु जरूर है, लेकिन ये एक निहत्था है और जख्मी है और निहत्थे और जख्मी व्यक्ति को मारना गलत होगा, लिहाजा हमें इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन बैरम खां ने कहा कि शत्रु को छोड़ना गलत है, कल को ये दोबारा हम पर हमला करेगा, फिर क्या होगा। यह कहकर बैरम खां ने अपनी तलवार से हेमचंद्र का सर काट दिया और इसी के साथ भारत में एकमात्र हिंदू शासक जो कि दिल्ली पर बैठा था उसका अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हेमचंद्र की कहानी। कुछ समय के लिए ही सही, पर दिल्ली की गद्दी पर एक हिंदू शासक बैठा था। उसने साबित किया कि अगर हम एक हो जाते या उस समय के जो हिंदू राजा थे वो एक हो जाते तो भारत में मुगल कभी भी पैर नहीं पसार पाते। तो हेमचंद्र जैसे व्यक्ति को हमारा सलाम। इसी के साथ विक्रमादित्य का चैप्टर खत्म हो जाता है और उसके बाद कोई भी शासक फिर विक्रमादित्य की उपाधि नहीं लेता है, क्योंकि उसके बाद भारत की गद्दी पर कोई भी हिंदू शासक नहीं बैठा। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ और व्यक्ति, शासक, किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति हो, शासक हो अच्छा, उसके बारे में किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।